मैं 10 साल जज रहा। इन द मीन वाइल आई टुक प्रमोशन ऑफ सीनियर सिविल जज। मैं वो जुडिशल ऑफिसर था, जुडिशल मैजिस्ट्रेट था जिसकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर वीकली और मंथली कॉज लिस्ट निकलती। जिस नौजवान के अंदर पोटेंशियल होगा वो अल्टीमेटली जो है वो कामयाबी की तरफ डेफिनेटली जाएगा। आई हैव नॉट लेफ्ट द प्रोफेशन, आई हैव स्विच द प्रोफेशन, क्योंकि ये वकील होना या जज होना दोनों जुडिशरी का एक पार्ट हो। मेरे उस्ताद ने तो मुझे ये कहा था कि बेटा जब भी आपको कोई असाइनमेंट दी जाए तो आप वापस आकर सीनियर को ये ना कहें कि जनाब आज नहीं हुआ कल होगा। जी अस्सलाम वालेकुम। कराची से नशर होने वाले हमारे दूसरे प्रोग्राम ऑटोबायोग्राफी में आज हमारे मेहमान हैं, एक्स जज रह चुके हैं, हमारे अच्छे लॉयर हैं और बहुत ही कम अरसे में बहुत ही क्रेडिबल साबित होने वाले मिस्टर नसरुल्लाह कुरैशी साहब। सर को हम वेलकम करते हैं और बिना किसी ताख़ीर के, बिना किसी देर के हम इनके तरफ जाते हैं और इनसे पूछते हैं कि इनकी ज़िंदगी में क्या वो वाक़ियात थे, क्या वो टर्निंग पॉइंट्स थे जिसकी वजह से ये लॉ फील्ड में आए, और वो चीज़ें जो ये लॉयर्स के साथ या अपने जूनियर्स के साथ शेयर करना चाहें। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, लॉ की फ़ील्ड माशाल्लाह बहुत वसी फ़ील्ड है। जहाँ तक मेरे बचपने का ताल्लुक़ है कि बचपन में मुझे व्हाट वाज द इंस्पिरेशन दैट आई केम टू दिस फील्ड इज़ कि है तो बड़ी एक समझ लें कि एक बात somebody can take some otherwise reference of the same as well। लेकिन मैं जब छोटा बच्चा था और उन दोनों में अभी क्रिकेट देखने का शौक़ था, गांव में टीवी जो है हमारे यहाँ चलते थे, आपकी बैटरी के ऊपर लुमिनर का टीवी था, तो उसमें सुबह की नशरियात होती थी और शाम की नशरियात होती थी, कभी कभार क्रिकेट आती थी। तो उसमें हुआ ये कि वो जो हमारे यहाँ नेशनल एंथम चलता था, कौमी तराना, तो उसमें जो है वो मोहम्मद अली जना माशाल्लाह एक ज़बरदस्त पर्सनालिटी थे और उनके हाथ में छड़ी होती थी वो उसमें ज़बरदस्त। तो वो चीज़ मुझे बड़ी इंस्पायर करती थी और मैं ऐसे ही बेसाख्ता, जिस तरह कहा जाता है ना, कि मुझे आई नेवर न्यू इवन कि ही वाज बाय देन, आई नेवर न्यू कि वो वकील थे बाय प्रोफेशन। तो मैंने बस यही जहन में एक बात आई कि मुझे यही बनना है, और दैट वाज अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ थिंग। आई नेवर न्यू कि दैट माई जर्नी विल टेक मी अल्टीमेटली टू दी डेस्टिनी। शायद वो अल्फाज ऐसे थे जो अल्लाह ताला को कबूल हुए उस वक्त, और फिर इस तरह से आगे चलते हुए जो है वो हमारे एक कज़िन थे, उनका कोई इंसिडेंट हुआ, किसी की रेफरेंस से कोई वकील हुआ, उस वकील के साथ जब मेरी कम्युनिकेशन हुई तो उस कम्युनिकेशन के दौरान उन्होंने मुझे ऑफ़र किया व्हाई डोंट यू ज्वाइन दिस फील्ड। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन फिर भी मैं तो कराची में आया था चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने के लिए। अल्टीमेटली डिप्लोमा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किया और बिलाखिर जो है वो इवनिंग टाइम में एसएम लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया। वहाँ आए तो बहुत मज़ा आया लॉ की फ़ील्ड में, और बिलाखिर मैंने फ़ारूक नायक साहब को ज्वाइन किया। फ़ारूक नायक साहब के बाद रज़ा रब्बानी साहब के साथ रहे 1-2 साल, और अल्टीमेटली जो है वो फिर जुडिशल मैजिस्ट्रेट के लिए पोस्ट अनाउंस हुई, उनमें अप्लाई किया और फर्स्ट इंस्टेंस में अल्हम्दुलिल्लाह मैं जज बन गया। मैं 10 साल जज रहा। इन द मीन वाइल आई टुक प्रमोशन ऑफ सीनियर सिविल जज। एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में भी रहा मैं, एडिशनल रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट सर्किट हैदराबाद पे। तो दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ जर्नी दैट टुक मी फ्रॉम माई चाइल्डहुड अप टू माई दिस प्रोफेशनल लाइफ। सर, ये शुरुआती जर्नी जो एक वकील की होती है, ज़ाहिर बात आसान नहीं होती। आज जब कोई बच्चा लॉ ग्रेजुएट होता है, लॉ की डिग्री अपनी कंप्लीट करता है और जब ये फील्ड में आता है तो वो अक्सर डिस्करेज हो जाता है। अक्सर उसको पैसे कम मिलते हैं, मुश्किलात ज़्यादा होती हैं, भागना ज़्यादा पड़ता है। लोअर कोर्ट्स के हालात आपको पता है, कराची की लोअर कोर्ट्स कहना नहीं चाहिए लेकिन इतनी कंजस्टेड हैं और इतनी ज़्यादा आबादी, और उस पर क्लाइंट्स और अक्यूज़ और कस्टडीज़ और बिल्कुल एक पैक्ड माहौल है। इसमें आपने कैसे सरवाइव किया? इसमें वो क्या चीज़ थी जो आपकी होप बनाए रखी कि मुझे इस फील्ड में रहना है? पहली तो एक बात की करेक्शन करता चलूँ, ज़िंदगी में कभी भी लोअर कोर्ट नहीं कहिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स कहिए तो बेहतर है। इससे कोर्ट का तशख़्ख़ुस जो है वो बहाल होता है, तांबली चाहे नहीं कटे जो जगह न लगे सुट होता है। तो पहली बात तो ये है। अब आते हैं इस बात पे, हमारे एक उस्ताद थे एसएम लॉ कॉलेज में, मोहम्मद इब्राहिम अब्बासी साहब प्रोफेसर, वो हमें हुदूद लॉ पढ़ाया करते थे। जब हमने लॉ कंप्लीट किया तो पहली मर्तबा किसी के पास अगर हम लोग एडवाइस लेने के लिए गए तो वो वही थे।
उन्होंने एक बहुत बड़ा किस्सा बताया, मैं वो पूरा किस्सा तो नहीं बताता, लेकिन ये बात बताई उन्होंने कि लॉ की फील्ड में जब आप पढ़ने के बाद आते हो तो बिल्कुल ऐसे नज़र आता है कि एक काली सी दीवार है और वो दूर से आपको डरा रही होती है, unless कि you touch it and that particular black wall is like a soft kind of paper, when you touch it you go through it, लेकिन that touching takes a time, वो टाइम आपका जब तक कि आप उसको रीच करो वो बहुत ज़्यादा निकलता है। तकलीफ़ हुई, परेशानियाँ हुई शुरू में, तो जब हम फर्स्ट ईयर में लॉ के स्टूडेंट बने तो सबके ख़यालात ये थे कि हम बहुत बड़े वकील बनेंगे। उन दिनों के बहुत बड़े नाम थे, हफीज़ पीरज़ादा और अज़ीज़ुल्लाह शेख साहब बैरिस्टर थे, एतज़ाज़ एहसन थे, हर बच्चे के दिमाग में यही बात होती थी। लेकिन जैसे हमने लॉ अटेम्प्ट किया फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तो मुझे वो अल्फाज आज तक याद हैं। जब हम फाइनल क्लियर किया हमने बड़ी मेहनत के बाद, तो हम एक दूसरे को दोस्त कहकर कहने लगे कि यार कौन वकील बन गया, यानी वो एक खुशी का बहुत ज़बरदस्त लम्हा था। तो ये तकालीफ आपको देखनी पड़ती हैं। लॉ स्टूडेंट्स जो बेचारे आते हैं, एक चीज़ तो बिल्कुल वो फर्म डिसीजन के साथ आ जाएं कि ये फील्ड टाइम टेकिंग है, इसके अंदर 5 साल आपको मेहनत करनी पड़ती है। जिस तरह आपने अपना कारोबार इस्टेब्लिश करना होता है, यहाँ इस फील्ड के अंदर डाइस के ऊपर आपको प्रूव करना होता है कि यू कैन एडवोकेट दी पर्सन्स हु आर अग्रीव्ड बाय सम एक्ट्स, आप उनके लिए कुछ रिलीफ मांग सकते हो, ले सकते हो। ये आपने एक गुडविल बनानी होती है, और वो गुडविल तब बनती है जब आपके पास मैक्सिमम ब्रीफ आते हैं। आज के दौर में तो माशाल्लाह पापर अक्यूज़ का एक ज़बरदस्त तरीक़ाकार इंट्रोड्यूस करा दिया गया है, जिसके अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के साथ साथ हाई कोर्ट में भी अगर कोई बच्चा जिसको या लॉ का स्टूडेंट जिसको केस नहीं मिलता, ही कैन अप्लाई टू दी ऑनरेबल सेशंस जज और टू दी ऑनरेबल हाई कोर्ट, और वहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकता है कि जनाब आई हैव द कैपेबिलिटी, आई कैन प्रोसीड विद एवरी काइंड ऑफ मैटर, काइंडली मुझे इसके लिए आप अपॉइंट कीजिए। तो वहाँ पे आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। रहा सवाल फाइनेंसिस का, तो देखें अगर आप किसी फर्म के अंदर भी जाते हो तो वहाँ पे सीनियर आपको तब आपके ऊपर रिलाय करना शुरू करेगा, अपने केसेस में आपको वो जाने की परमिशन देगा जब आप प्रूफ करोगे कि थियोरेटिकली लीगली यू आर साउंड इनफ एंड यू हैव गॉट अ वेरी गुड लीगल एक्यूमेन, so that the person whose interest is involved in that particular list or a litigation, that is not going to suffer at the cost of lack of your knowledge। अगर ये चीज़ आप अपने सीनियर काउंसिल को कॉन्फिडेंस में इस पॉइंट पे ले लेते हो, तो सीनियर्स तो बेचारे प्री ऑक्यूपाइड होते हैं, फुली ऑक्यूपाइड होते हैं, वो तो चाह रहे होते हैं कि यार हमारा जो बर्डन है वो शेयर हो जाए। तो आई बिलीव कि जिस बंदे के अंदर, जिस नौजवान के अंदर पोटेंशियल होगा, वो अल्टीमेटली जो है वो कामयाबी की तरफ डेफिनेटली जाएगा। हमारे सीनियर ने भी हमें ये कहा था कि 5 साल तो बेटा आप किसी सूरत भी मेहनत करें, लेकिन अल्लाह का करना ये था कि हम तो 3 साल के अंदर, 2-2.5 साल के अंदर, मैं 28 मार्च 2006 को इनरोल हुआ था और 28 अक्टूबर 2007 में आई बिकेम जज ऑफ एज ए जुडिशल मैजिस्ट्रेट। तो मैं शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम में अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी और मैं कामयाब हुआ। तो लोगों यानी नौजवानों के लिए ये है कि जहाँ आप मेहनत करोगे, जहाँ आप लगन के साथ जाओगे, मैंने खुद ऑब्ज़र्व किया है, कोर्ट के अंदर बैठकर एज ए जज भी ऑब्ज़र्व किया है और एज एन एडवोकेट भी इस चीज़ को मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि आप मेहनत और लगन के साथ जब कोर्ट के अंदर मैटर लेके आते हो और आप अपने रिलीफ को प्रॉपरली देख सकते हो, तो वो आपको कामयाबी मिलती है। सर, एक अच्छे जज थे आप, एक अच्छी प्रमोशंस आपको मिली, विथ अ गुड टाइम स्पेन आपकी प्रमोशन हो गई, एडिशनल रजिस्ट्रार भी आप रहे। तो क्या है इसी वजह बनी कि आप अपने इस एक सिक्योर करियर जिसे कहते हैं, क्योंकि जुडिशरी को हमेशा एक सिक्योर करियर माना जाता है, आपको ये टेंशन नहीं होती कि मुझे क्लाइंट्स चाहिए, एक प्रॉपर फिक्स होते हैं, अलाउंसेस होते हैं, एक पे होती है आपकी। तो इस सब को छोड़ने की वजह क्या बनी? इस सब को आप क्वाइट करके इस फील्ड में फिर से प्रैक्टिस करने क्यों आए? देखिए, दुनिया में जितनी भी अच्छी चीज़ें होती हैं ना, या बेहतर चीज़ें होती हैं, उनके डेफिनेटली प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं। मैं जुडिशरी में गया, डेफिनेटली उन दिनों में हमारे यहाँ इंटीरियर में तो इस चीज़ को बहुत बड़ी चीज़ माना जाता है।
जब मैं जुडिशरी के अंदर गया वहाँ पे मैंने आई परफॉर्म्ड वेरी वेल, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तमाम ACRs अच्छे आए, मैं टाइमली मेरा प्रमोशन हुआ, फिर अच्छी जगहों पे मेरी पोस्टिंग हुई। दैट वाज प्योरली मेरिटोरियस। और लेकिन अब एक वजह जो आप मुझसे मतलब एक ऑन रिकॉर्ड पूछ रहे हैं वो ये है कि जहाँ इतनी अच्छी चीज़ें होती हैं वहाँ थोड़े प्रॉब्लम्स भी होते हैं। सबसे बड़ी जो मेरे लिए प्रॉब्लम थी ना, वो मेरे बच्चों का मुस्तकबिल था। यानी कि इस फील्ड के अंदर सबसे बड़ी जो आपको तकलीफ़ देने वाली चीज़ होती है, अब मेरी पहली पोस्टिंग थी खैरपुर के अंदर, तब मेरी शादी वगैरह नहीं थी, चलें ठीक है, सिंगल पर्सन था तो आई सर्वाइव्ड ओवर देयर। फिर मेरी सेकंड पोस्टिंग आई कराची में, शादी हुई, बच्चे हुए, 2.5 साल 3 साल मेरी यहाँ पे पोस्टिंग रही। बच्चों की स्कूलिंग मेरी हुई जब मेरी पोस्टिंग दादू में हुई। दादू में 1 साल मेरे बच्चे पढ़े वहाँ, तो वहाँ से जैसे ही मेरा हैदराबाद ट्रांसफ़र हुआ तो आई रियलाइज्ड कि मेरे बच्चों की जो एक कन्विक्शन बन चुकी थी उस स्कूल के साथ, मैं हैदराबाद आया, हैदराबाद के अंदर एक नया स्कूल, नया माहौल, नई चीज़, मेरे बच्चे बड़े डिस्टर्ब हो गए। वो मिस करने लगे अपने उन दोस्तों को जिनके साथ उनकी वहाँ पे एक इंटीमेसी बन गई थी। हालांकि वो उनका बचपना था, यानी बहुत बच्चे छोटे थे, लेकिन फिर भी मैंने रियलाइज़ किया इन चीज़ों को कि यार ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। दूसरा, जुडिशरी के अंदर भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ख़ास तौर पे रेजिडेंशियल प्रॉब्लम्स। यानी अगर दादू में आपको रेजिडेंस है तो पॉसिबल है कि हैदराबाद में आपको ना मिले। जजेस की तादाद बढ़ गई है जिसकी वजह से अकोमोडेशंस बहुत कम है। हैदराबाद की मैं मिसाल बताऊं आपको, वहाँ पे मजबूरन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज को, जहाँ हमारी रिहाइश थी, वहाँ एक फ्लैट मुख्तस करना पड़ा था कि जजेस को, बैचलर जजेस को वहाँ पे रिहाइश इख्तियार करना पड़ी थी। एक फ्लैट के अंदर 6-7 जजेस रहते थे। तो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं, आए दिन आपकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स मोर देन दी एरिया दैट यू कैन अफोर्ड, कि जनाब अब जो है वो 300-400 किलोमीटर एक सखर का बंदा हो उसको कराची में आप रखते हो, कराची के बंदे को सखर में रखते हो, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। दूसरा, मेरा एक पर्सनैलिटी इशू भी था। पर्सनैलिटी इशू से ये मुराद है कि मैंने 10 साल जो वहाँ पे दिए हैं तो उनमें भी मैं बड़ा थोड़ा सा ज़हनी तौर पे आज़ाद रहने वाला बंदा हूँ। मैं जब लॉ में था, स्टूडेंट था, लॉ स्टूडेंट, तो भी पॉलिटिक्स के साथ मेरा ताल्लुक़ था, थोड़ा सोशल रहा। तो समझ लें कि ये मेरा थोड़ा एक पर्सनैलिटी ड्रॉबैक था कि मैं ज़्यादा देर जो है वो आइसोलेशन में नहीं बैठ सकता था। दैट वाज अ पर्टिकुलर रीज़न। फिर फाइनेंशियली भी अगर आप देखें तो फाइनेंशियली आजकल तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा तनख्वाहें वगैरह हो गई हैं, लेकिन वो भी आई बिलीव कि जब आप एडवोकेट्स को देखते हो ना, तो एक केस की फ़ीस होती है जो कि एक जज की तनख्वाह होती है। दैट इज़ पर्टिकुलर रीज़न। मैं इसको एक बुनियाद तो नहीं बनाऊंगा, लेकिन दैट वाज अ पर्टिकुलर रीज़न कि मैं भी, एक जज भी चाहता है कि उसके बच्चे जो है वो बड़े अच्छे स्कूल्स में पढ़ें, उनके बच्चे भी माशाल्लाह आगे। तो ये समझ लें कि ये सारी वजूहात थी जिनकी बुनियाद पर मैंने स्विच किया। मैं कहता हूँ कि आई हैव नॉट लेफ्ट द प्रोफेशन, आई हैव स्विच द प्रोफेशन, क्योंकि ये वकील होना या जज होना दोनों जुडिशरी का एक पार्ट होता है। सर, आपके इस तजुर्बे में जब आप स्विच करके अब फिर से कोर्ट्स में आ गए हैं, हाई कोर्ट में अपेयर हो रहे हैं, हाई कोर्ट में अभी रिसेंटली आपके 8 रिपोर्टेड केसेस भी जमा हो गए, तो एक छोटे से टाइम स्पेन में आपने क्रेडिबल पोजीशन, एक क्रेडिबल नाम बना लिया है। इस अपने तजुर्बे में जब आप वकील भी रह चुके हैं, आप जज भी रह चुके हैं, तो जो न्यू कमिंग स्टूडेंट्स हैं, जो नए लोग फील्ड में आ रहे हैं, उनके लिए आपकी शॉर्ट जो सजेशंस होंगी वो क्या होंगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि लॉ को पढ़ें आप। जितना लॉ को पढ़ेंगे आप, डेफिनेटली आगे चल के चाहे जितनी भी मुश्किल प्रपोजिशन होगी आप उसको टाइमली समझ लेंगे। यानी कि अगर आप सिविल साइड पे प्रैक्टिस करते हैं और आप ये समझते हैं कि जनाब मैं कॉन्स्टिट्यूशनल साइड पे ना पढ़ूं, तो ये गलत होगी। वकील होने के नाते से आपको तमाम लॉ की जो फील्ड्स हैं उन सब को मद्देनज़र रखना पड़ेगा। इवन अच्छा, उसके साथ साथ लॉ जर्नल्स जो होते हैं, जो हमारे लॉ डिसीशंस होते हैं, मंथली लॉ बुक्स आ रहे होते हैं, उनको आप देखें। एक स्टूडेंट के लिए अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आजकल हमारे पास माशाल्लाह से ज़बरदस्त लाइब्रेरीज़ हैं। आप सीनियर्स को ज्वाइन करते हो, उनकी ज़बरदस्त लाइब्रेरीज़ होती हैं, तो आप पढ़ें। पहली बात तो पढ़ें। दूसरा ये है कि अगर आपके सीनियर कोई असाइनमेंट आपको देते हैं, मेरे उस्ताद ने तो मुझे ये कहा था कि बेटा जब भी आपको कोई असाइनमेंट दी जाए तो आप वापस आकर सीनियर को ये ना कहें कि जनाब आज नहीं हुआ कल होगा। वो मेरे सीनियर ये कहा करते थे, एक तो आप वकील हो,
ठीक है जी। और दूसरा, आप इनिशियल स्टेज पे हो। इस स्टेज पे भी अगर आपने ये बात आगे करना यानी शुरू कर दी, तो आई बिलीव कि आप आगे चल के जो है ना वो लेग्जिटी का शिकार हो जाओगे और चीज़ों में तातील करना शुरू करोगे। तो ये 2-4 साल जो होते हैं ना, ये आपने प्रूव करना होता है, मेहनत करनी होती है। दिस इज़ एसेट कलेक्शन काइंड ऑफ थिंग। आपका तजर्बा बढ़ रहा होता है, एक्सपीरियंस बढ़ रहा होता है। तो जितना इन्वॉल्व होंगे आप जज के सामने जाएं, वहाँ पे जज को इम्प्रेशन ऐसा दें कि ये आपकी ज़िंदगी का पहला और आखिरी केस है। इस नोयत पे जाके आपके जज को इम्प्रेशन दें। जजेस नोटिस लेते हैं इन चीज़ों का कि यार ये बंदा कितना विविडली और लाइवली इस चीज़ को परसू कर रहा है, हाउ ही हैज़ इन्वॉल्व। जिस तरह एक अदाकार के लिए किसी किरदार को निभाने के लिए वो उस किरदार में घुस जाता है, उस केस के अंदर आप घुस जाएं, आप लोगों का एतमाद जीतना शुरू करें। वो तब जीतेंगे जब लोगों के आप काम करेंगे। हमने सीनियर से ज़्यादा क्लाइंटल जो है वो जूनियर्स के पीछे भागते देखी। उसकी वजह क्या होती है कि जो बंदा आपके पास केस लेके आता है वो आपकी सीनियरिटी या आपके जूनियरशिप को नहीं नोटिस करता। वो देखता ये है कि मुझे रिलीफ कहाँ से मिलना है, जिसकी वजह से बड़े बड़े वकला जो है उनके जूनियर्स ने उनको बाईपास करके और उनकी जगह जो है वो आ गए। तो मैं ये नहीं चाहता कि खुदा न ख्वास्ता आप सीनियर्स के साथ जो इस तरह करें, रवैया रखें, लेकिन कम अज़ कम ये है कि अगर आपने नाम बनाना है तो इस तरह से मेहनत करनी पड़ेगी। सर, अपनी जुडिशरी से या अपनी प्रैक्टिस से कोई ऐसा केस जो आपके दिल के बड़ा करीब हो, जिसमें आप पर्सनली, इमोशनली और मेंटली बड़े इन्वॉल्व हो गए हों, या कोई ऐसा वाक़या जो आप शेयर करना चाहें लोगों के साथ? देखिए, वाक़यात और केसेस तो बहुत हैं, लेकिन मैं आपको एक स्कीम ऑफ लॉ बता दूँ। स्कीम ऑफ लॉ क्या है? ख़ास तौर पे जो क्रिमिनल की स्कीम ऑफ लॉ है वो ये है कि जनाब FIR दाखिल होती है। FIR के बाद आपको 14 दिन का टाइम होता है IO को वो इन्वेस्टिगेशन करें। अब इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जैसे ही चालान आता है तो चालान की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है कि जनाब चालान के साथ तमाम गवाह, जितना भी मटेरियल है वो सारी चीज़ें, मुल्ज़िमान, सबको पेश होना है। जैसे ही पेश होना है तो सेक्शन 241 या 265C के अंदर जो है वो कॉपी सप्लाई होनी है। जब कॉपी सप्लाई हो गई हैं तो सिर्फ यहाँ पे वो टाइम है कि अक्यूज्ड को डिफेंस प्रिपरेशन के लिए 7 दिन का टाइम मिलता है। अदरवाइज एडजमेंट का कोई प्रोविज़न नहीं है सिवाय सेक्शन 344 के, जिसके लिए यू हैव टू इस्टेब्लिश सर्टेन रीजंस। यानी इसको अगर मद्देनज़र रखा जाए तो 15 दिन इन्वेस्टिगेशन के, 7 दिन आपके हो गए डिफेंस प्रिपरेशन के, और यानी 14 वो 21, 22वें दिन पे आपने एविडेंस रिकॉर्ड करके और जजमेंट देनी है। यानी टोटल खेल है 22 दिन का, जिसको 22 महीने लग जाते हैं, 4 साल लग जाते हैं, 5 साल लग जाते हैं। तो बुनियादी तौर पे स्कीम ऑफ लॉ ये है, और मैंने इस पे अमल करने की बहुत कोशिश की, जिसके लिए मैंने यानी समझ लें डेली बेसिस के ऊपर मैंने 22 से 25 विटनेसेस भी रिकॉर्ड करे। मेरा एक तरीक़ाकार ये होता था कि मैं जैसे ही आया, आई वॉज IT प्रोफेशनल, तो मैंने IT को बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ किया। मैं वो जुडिशल ऑफिसर था, जुडिशल मैजिस्ट्रेट था, जिसकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर वीकली और मंथली कॉज लिस्ट निकलती थी। मेरा जो प्रोसेस सर्वर होता था, वो प्रोसेस सर्वर पूरे हफ्ते और महीने के केसेस के बारे में जानता था कि कौन कौन से केसेस में कौन कौन से गवाह हैं। उनके मोबाइल नंबर्स मेरे चालान्स पे, जो केसेस के चालान्स होते थे उन पे लिखे होते थे, जिनको उन दिनों में मोबाइल मैसेजेस जाते थे। ये तो आज मोबाइल मैसेजेस जा रहे हैं ना, उन दिनों में मेरे पास लंबी लाइन लगी होती थी। लेकिन मैंने बाद में रियलाइज़ किया कि ये जो पुलिस वाले बेचारे 24 घंटे नौकरियाँ करते हैं, फिर मैं एज ए जज एक गवाह को चलाने शुरू करूंगा तो 1 घंटा तो लगेगा। पूरे दिन में मैं 25 गवाह तो चलाऊं, लेकिन वो जो 25वां गवाह होगा वो कितने बजे उसकी बारी आएगी, फिर उसने जाके दूसरे दिन फिर 24 घंटे की नौकरी करनी है। फिर मैंने थोड़ा उसको धीमा रखा। फिर उसमें होता ये था कि मैंने केसेस 5-5, 10-10 रखी है। यानी जब मैंने ज्वाइन किया था कराची सेंट्रल में, मेरे पास 750 केसेस थे, लेकिन जिस दिन मैं छोड़ के जा रहा था उस दिन 120 केसेस थे टोटल। तो मेरा डिस्पोजल अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज़्यादा था, मेरे पास विटनेसेस सबसे ज़्यादा आते थे, और ये मेरा एक मैकेनिज़्म था। तो कहने का मकसद ये है कि मेरा जो बेहतरीन यानी याद करने वाली चीज़ जो थी ना, वो मेरा पूरा टेन्योर था, जिस टेन्योर के अंदर मैंने ये तमाम काम किए। चलें, कराची से ऑटोबायोग्राफी के किसी दूसरे प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने होस्ट आगा अमीर मुख्तार को इजाज़त दीजिए। वसलाम।